नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जीके जीएस का सेशन आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से सारे लोग आ जाएंगे एक बार। और साइंस का यहाँ पर अगर देखा जाए, साइंस स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन इसमें होने वाले थे। और इस प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है पहले ही, और आज जो करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन 51 से करने वाले हैं। ठीक है, इधर 1-2 दिन क्लासेस मिस रही है आपकी, ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से भी रहा है। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं वो आपको बताना है। ठीक है, एक तरफ गैस दे रखे हैं और एक तरफ दे रखा है वो कौन सी यहाँ पर इसका मिश्रण है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जल गैस कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कह रहा है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और कोल गैस कह रहा मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 और इसका सही आंसर आप सभी को करना है। तो जल गैस की बात कर लें तो जल गैस किस किस का मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन दे रखा है, तो नाइट्रोजन की बजाय क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस की बात आएगी तो प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, दूसरा क्या होता है? हाइड्रोजन दे रखा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ना होके बल्कि क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? इसको नाइट्रोजन कर लेंगे। ठीक है, आगे अगर बात कर लें द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस की बात कर लें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, एकदम सही दे रखा है। कोल गैस की बात कर लें तो ये मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या दे रखा है? सही दे रखा है। यानी कि सही की बात आएगी तो 3 और 4 हमारा क्या दे रखा है? सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 52 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म आपको बताना है किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं, तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तत्व के समस्थानिकों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या फिर तत्व की बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ये निर्भर करते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो ये निर्भर करते हैं तत्व की बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व की बाह्यतम जो है कक्षा में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 53 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निद्रा औषधि के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो निद्रा औषधि के रूप में किसका प्रयोग इसमें से किया जाता है? क्लोरोपिक्रिन का प्रयोग, पैराल्डिहाइड का प्रयोग, क्लोरोटोन का उपयोग, या फिर गैमेक्शन का यूज? किसका यूज करते हैं बताइए निद्रा औषधि के रूप में। ठीक है, जो नींद की दवाइयाँ ली जाती हैं, ठीक है, वो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा रूप प्रयोग होता है वो आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो पैराल्डिहाइड इसमें होता है। क्या होता है? पैराल्डिहाइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कार्यों में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है उसका आपको बताना है प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कह रहा है कि रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण, जल की शुद्धता का परीक्षण, समुद्री जल से नमक की प्राप्ति, और तेल एवं जल के मिश्रण का पृथक्करण। कौन कौन सा इसमें सही है वो आपको बताना है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटो विधि का जो प्रयोग करते हैं विलेय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। और इस तथ्य पर इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण मिश्रण के विभिन्न घटकों की जो अधिशोषण क्षमता होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यानी कि किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं, और इस प्रकार क्या किया जाता है? इनको पृथक कर लिया जाता है। ठीक है,
तो इसमें अगर बात कर लें तो रक्त से नशीले पदार्थों के पृथक्करण के लिए इसका प्रयोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी। दूसरी बात कर लें तो जल की शुद्धता का परीक्षण कह रहा है, तो बिल्कुल जल की शुद्धता के परीक्षण भी इसमें भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा डाई जो होती है, डाई से रंगों को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके शेल्फ जीवन में निर्धारित करने में प्रयोग होता है और इसके अलावा आपका जो प्राकृतिक रंगों से पिगमेंटेशन होता है, उसको अलग करने में प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर समुद्री जल से नमक की प्राप्ति अगर देखा जाए तो क्रिस्टलीकरण द्वारा होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और तेल व जल के मिश्रण का पृथक्करण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निस्तारण विधि लाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातुओं को संक्षारण से बचाने में प्रभावी नहीं है? तो धातुओं को संक्षारण से बचाने में कौन सी प्रभावी नहीं है, वो आपको बताना है। तो यशद लेपन हो जाएगा, एनोडीकरण हो जाएगा, मिश्रावतन हो जाएगा या वल्कनीकरण हो जाएगा? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यशद लेपन का मतलब क्या होता है? जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको यशद लेपन बोलते हैं, ठीक है? जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है। और एनोडीकरण आप सभी को पता ही है, ठीक है? तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सा इसमें नहीं है? तो वो है वल्कनीकरण, ठीक है? वल्कनीकरण का प्रयोग अगर देखा जाए तो धातुओं को संक्षारण से बचाने में प्रभावी नहीं है, बल्कि जो इसका उपयोग किया जाता है वो प्राकृतिक रबर का जो है यहाँ पर वल्कनीकरण किया जाता है, जिसमें क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रबर होती है उसका, और औद्योगिक उपयोग में बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है वल्कनाइजेशन के थ्रू। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 56। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अभ्रक की निम्नलिखित में से किस विशेषता के कारण इसका उपयोग विद्युत इस्त्री में किया जाता है? ठीक है, तो विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस में आपको बताना है। जो प्रेस होती है, जो कपड़े जिससे हम लोग प्रेस करते हैं, तो उसमें जो अभ्रक का यूज़ क्यों करते हैं ये आपको बताना है। या विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, या विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, या विद्युत का सुचालक एवं ऊष्मा का कुचालक है, और या विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अभ्रक जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का तो कुचालक होता है, ठीक है? विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो ऊष्मा होता है उसका सुचालक होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है? क्या बन जाएगा? डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं वो आपको बताना है। नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक प्रदूषक आप सभी को पता है, जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु से निष्कासित होते हैं, ठीक है, वही होते हैं आपके प्राथमिक प्रदूषक। और इसमें प्राथमिक प्रदूषक की बात कर लें तो एक तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, ठीक है। और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये किस में आएगा? तो ये द्वितीयक प्रदूषक में आएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाते हैं H2SO4 का जब निर्माण किया जाता है, तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो लौह चूड़ का यूज़ करते हैं, निकल का करते हैं, प्लैटिनम चूड़ का करते हैं, या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज़ करते हैं? तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में यूज़ किया जाता है प्लैटिनम चूड़ का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? तो प्लैटिनम चूड़ का इसमें यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु नाभिक से एक बीटा कण के निकल जाने का परिणाम होगा? तो किसी परमाणु नाभिक से जब एक बीटा कण निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? परमाणु का द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहेगी।
परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि परमाणु संख्या क्या होगी, 1 की वृद्धि होगी उसमें। परमाणु के द्रव्यमान में 2 इकाई की कमी होगी, जबकि परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहेगी। और या फिर परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि परमाणु संख्या में 4 की वृद्धि होगी। क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए, अगर परमाणु नाभिक से एक बीटा कण निकल जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन जो परमाणु संख्या है उसमें क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 और इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल ईंधनों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिहिम एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है, प्रतिहिम एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल का, इथाइल एल्कोहल का, मिथाइल एल्कोहल का, या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट्स के रूप में आपको बताना है यहाँ पर, सॉरी सॉल्वेंट्स नहीं, सॉल्वेंट्स के रूप में तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल की बात कर लें तो ये हमारा प्रतिहिमकारी के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी कि ईंधन को क्या कर सकता है, जमने से रोकता है ये, ठीक है, और इसको हम ग्लाइकॉल भी बोलते हैं साधारण भाषा में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल सॉरी एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। और ये क्या करता है, जो ईंधन होता है, यानी कि ईंधन जो भी पड़ता है आपका ऑटोमोबाइल में, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, तो उसको जमने से ये रोकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 और क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, पोटास एलम का, एल्यूमिनियम कार्बाइड का, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो इसका प्रयोग कपड़ों की छपाई और रंगाई में किया जाता है, ठीक है, रंग बंधक के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, और फिटकरी बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। पोटास एलम की बात कर ले तो पोटास एलम क्या होता है, एल्यूमिनियम एक यौगिक, एल्यूमिनियम का यौगिक ये होता है, और इसका प्रयोग जल शोधन में करते हैं, और कागज और चमड़ा उद्योग में भी करते हैं, और रक्त के प्रवाह को क्या करते हैं, रोकने में भी इसका प्रयोग करते हैं, पोटास एलम का प्रयोग, ठीक है। और एल्यूमिनियम कार्बाइड दे रखा है, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड अगर देखा जाए तो ये मीथेन गैस बनाई जाती है जल की प्रतिक्रिया से इसमें। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात कर लेंगे तो ये जल रोधी कपड़े तैयार करने में होता है, ठीक है, तो ये इन सब का यूज़ भी जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है। कृत्रिम हीरे के रूप में जाना जाने वाला पदार्थ कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका यौगिक है, तो कार्बोरेंडम आपको बताना है किसका यौगिक होता है, एल्यूमिनियम का यौगिक है, सिलिकॉन का है, प्लैटिनम का है, या फिर सोडियम का है। किसका यौगिक होता है कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम की बात कर लें तो ये किसका यौगिक होता है, इसको अगर देखा जाए तो कृत्रिम हीरे या फिर बनावटी हीरे के रूप में भी जाना जाता है, और ये किसका यौगिक है, ये सिलिकॉन का यौगिक है, और इसको कभी कभी हम सिलिकन कार्बाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकन कार्बाइड भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसका उपयोग उच्च तापमान और उच्च वोल्टेज उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पौधे या फिर किन पौधों का प्रयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, तो बायोडीजल के निर्माण में यहाँ पर आपको बताना है कौन से पौधों का प्रयोग किया जाता है। दिए गए जो पौधे हैं, केनोला का पौधा, जेंट्रोफा का, और सैलिकॉर्निया का पौधा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 और इसका आंसर आप सभी को करना है। तो जेंट्रोफा आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है, जेंट्रोफा इसमें अगर देखा जाए तो होता ही होता है। इसके साथ साथ अगर बात कर लें तो आपका केनोला का पौधा होता है, और सैलिकॉर्निया का पौधा होता है। इन सभी से अगर देखा जाए तो इन सभी से हम बायोडीजल का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए अगर देखा जाए तो इनको हरित डीजल के रूप से भी
जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कांच को लाल रंग देने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कांच के लाल रंग देने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस लवण या फिर कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं कि कौन सा यहाँ पर अगर देखा जाए तो रंग क्या देता है, तो यहाँ पर क्यूप्रस लवण का प्रयोग करते हैं कांच को लाल रंग देने के लिए। ठीक है, कांच का जो लाल रंग होता है वो क्यूप्रस लवण के कारण होता है। ठीक है, और जो गहरा नीला होता है वो आपका किस वजह से होता है? तो गहरा नीला आपका कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, बात कर लें यहाँ पर जैसे कैडमियम सल्फाइड दे रखा है तो नींबू जैसा पीला कलर होता है इसकी वजह से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 और यहाँ पर कुछ यौगिक दे रखे हैं और उनका उपयोग दे रखा है, किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। जिंक फास्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो चलिए मिलाते हैं। तो एक तो बहुत ही आसान है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि हाथ से गैस के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, तो डी का हमारा चौथा हो जाएगा और डी का जब चौथा होगा तो सी वाला और डी वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर बात कर लें जिंक फास्फाइड, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये चूहा मार दवाई होती है, यानी कि चूहा बेस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मिला लेंगे हम एक का टू से। और उसके बाद सिल्वर आयोडाइड की बात कर लें तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में इसका प्रयोग करते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो गर्भ निरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो अपनाई जाती हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ उसमें क्या होता है? तो सल्फा एसिटिमाइड एवं सल्फागुनाइडीन होता है। यहाँ पर बारबिट्यूरिक अम्ल और वेलेरियन होता है। नॉरिंथ्रोन मेस्टानोल होता है या एक्रिफिलवेन और मर्क्यूरोक्रोम होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसमें क्या होता है? तो नॉरिथिंड्रोन और मेस्टानोल होता है। क्या होता है? नॉरिथिंड्रोन और मेस्टानोल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, गामा किरणों के बारे में बताना है। ये उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ये विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। और तीसरा, ये कैंसरकारी कोशिकाओं की रेडियो चिकित्सा में उपयोगी हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गामा किरणों की बात कर ले तो गामा किरणें जो होती हैं वो उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जिसमें उच्च ऊर्जा के फोटान होते हैं। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा एकदम सही दे रखा है। ठीक है, पहला कथन हमारा एकदम सही दे रखा है और इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि ये विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। तो इनकी अगर बात कर लें तो ये किरणें जो होती हैं वो विद्युतता क्या होती हैं? उदासीन होती हैं और इस कारण से विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये किरणें क्या होती हैं? विक्षेपित नहीं होती हैं क्योंकि ये उदासीन होती हैं। तो दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कि ये कैंसरकारी कोशिकाओं की रेडियो चिकित्सा में उपयोगी होती हैं। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये जो है रेडियो चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता है। तो तीसरा कथन हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1 और 3। ठीक है, क्या बनेगा? 1 और 3 इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। औद्योगिक स्तर पर व्यंजक चूर्ण उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से
किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण के उत्पादन में कौन सी विधि अपनाते हैं? हेसन-क्लेवर विधि, एल्मर-साल्वे विधि, नेल्सन-सेल विधि या फिर सिसली विधि? कौन सी विधि अपनाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर बात कर लें तो हेसन-क्लेवर विधि अपनाते हैं। ठीक है, क्या अपनाते हैं? तो हेसन-क्लेवर विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं? ठीक है, तो विद्युत अपघटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत लेपन के लिए, विद्युत मुद्रण के लिए, रासायनिक यौगिकों का निर्माण करने के लिए, धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो 69 और इसका आंसर आपसे भी करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक तो इसका प्रयोग करते हैं विद्युत लेपन में, विद्युत मुद्रण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक यौगिकों के निर्माण में और धातुओं का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा बन जाएगा 1 2 3 4। क्या बनेगा? 1 2 3 4, यानी कि चारों ही यहाँ पर एकदम सही दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। समुद्र से बाहर सतह की ओर आने पर गोताखोरों के रक्त में निम्नलिखित में से किस गैस के बुलबुले बन जाते हैं? ठीक है, समुद्र से जब बाहर सतह की ओर आने लगते हैं गोताखोर, तो उनके रक्त में इसमें से कौन सी गैस के बुलबुले बन जाते हैं? हीलियम के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 और 70 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात कर लें तो कौन सी गैस आती है? तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस आती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आती है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और बेंट्स तथा नाइट्रोजन की रक्त से अधिक मात्रा के कारण ही जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से प्रोटीन का कार्य है? तो प्रोटीन के कार्य आपको बताना है कौन कौन से हैं। कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत, शरीर की सुरक्षा, हार्मोन संश्लेषण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 और इसका आंसर आप सभी को करना है। तो प्रोटीन के कार्यों में क्या क्या आता है? तो कोशिकाओं के वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आती हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं और हार्मोन संश्लेषण करते हैं। यानी कि तीनों ही कार्य यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोटीन के होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 72 और इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है, पादपों में श्वसन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पादपों में श्वसन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर श्वसन दर में क्या होती है? निरंतर वृद्धि होती है। दूसरा देखा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने पर श्वसन जो दर होती है वो क्या होती है? अप्रभावित रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है और प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात कर लें तो पादपों में श्वसन क्रिया के संदर्भ में जो गलत है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। निम्नलिखित में से कौन से मेडुला ऑब्लिगेटा के कार्य हैं वो आपको बताना है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा के कौन से कार्य होते हैं? तो स्मरण शक्ति पर नियंत्रण, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण, हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप पर नियंत्रण और श्वसन
तंत्र पर नियंत्रण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 और 73 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। वयस्क मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका जो भार होता है वो लगभग 1300 से आपका 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लें भार का, तो संपूर्ण भार का लगभग 2% ये होता है। ठीक है, और इसमें अगर बात कर लें तो कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके कौन से कार्य हैं, तो इसमें स्मरण शक्ति पर नियंत्रण कह रहा है। तो स्मरण शक्ति जो होती है, स्मरण क्षमता होती है, उसका जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है, तो वो तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, सेरिब्रम होता है। और यहाँ पर अगर बात कर लें तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है वो हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप पर नियंत्रण करना होता है। क्या होता है, हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप पर नियंत्रण करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, केवल 3, यानी कि केवल 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कौन सा एंजाइम करता है, यहाँ पर इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज या फिर लाइपेज। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में कौन बदलता है, तो इसकी बात कर लें तो ये कौन बदलता है, तो ये इरेप्सिन बदलता है। ठीक है, कौन बदलता है, तो ये इरेप्सिन बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। माल्टेज क्या करता है, तो माल्टेज जो है ये क्या करता है, तो ये माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है माल्टेज। ठीक है, सुक्रेज की बात कर लें तो सुक्रेज क्या करता है, तो ये जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। और यहाँ पर बात कर लें लाइपेज, तो लाइपेज क्या है, तो ये इमल्सीकृत जो वसाएं हैं उनको ग्लिसरीन और जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परजीवी कवक हैं, तो कौन से परजीवी कवक हैं वो आपको बताना है। तो पक्सनिया, पेनिसिलियम, ऑस्टिलगो और लाइकेन। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, तो इसके ऑप्शंस आगे दे रखे हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, 1 3 आपका है, 2 4, 1 3 4 और 2 3 4। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर परजीवी कवक में कौन कौन आएगा, एक तो आपका आएगा पक्सिनिया और एक क्या आएगा, आस्टिलागो आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आस्टिलागो आ जाएगा। बात कर लेंगे यहाँ पर जैसे लाइकेन दे रखा है, तो लाइकेन क्या होता है, तो ये आपको पता है ये सहजीवी होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये सहजीवी होता है। और पेनिसिलियम क्या होता है, तो ये मृतोपजीवी होता है। ठीक है, क्या होता है, ये मृतोपजीवी होता है। तो 2 और 4 नहीं होगा, यहाँ परजीवी पूछा है तो परजीवी में आपका पक्सनिया और अस्टिलगो आएगा। तो देखते हैं 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है। तो 1 और 3 की बात कर लें तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। ठीक है, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 76 और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है वो आपको बताना है। डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो बैक्टीरिया से आपका क्या होता है, डिप्थीरिया होता है। ठीक है, काली खांसी होती है और निमोनिया होता है। ये अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं। लेकिन बात कर लें इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा आपका ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से नहीं होता है क्योंकि ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 77 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं। कैरोटीनॉयड हरित लवक द्वारा अनावशोषित प्रकाश का अवशोषण करते हैं। दूसरा है इसकी दर बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तीसरा दे रखा है तापमान में बढ़ोतरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। तो कैरोटीनॉयड हरित लवक द्वारा अनावशोषित जो प्रकाश है उसका क्या करता है, अवशोषण करता है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पर इसकी जो दर है बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तो ये बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक नहीं होती बल्कि लाल रंग के प्रकाश में क्या होती है, सर्वाधिक होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, ठीक है। तीसरा देखा है तापमान में बढ़ोतरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तापमान की बात कर लें यहाँ पर, अगर जो है जो प्रकाश की तीव्रता है उसको अगर बढ़ा देंगे या फिर बढ़ जाएगी प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी वो क्या होती है, अधिक हो जाती है। दूसरी तरफ कम प्रकाश तीव्रता के परिणामस्वरूप जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर कह रहा कि नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा गलत है, सही कौन सा है, सही हमारा केवल और केवल पहला यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से सही सुमेलित हैं वो आपको बताना है, ठीक है। कौन से सही सुमेलित हैं वो आपको बताना है। तो विटामिन बी1 कह रहा है राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड कह रहा है, विटामिन बी6 का पायरोडॉक्सिन कह रहा है, और विटामिन बी9 का कह रहा है कि नियासिन होता है। कौन सा इसमें सही दे रखा है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा सही दे रखा है। विटामिन बी1 सबसे पहले दे रखा है, विटामिन बी1 का नाम यहाँ पर क्या दे रखा है, राइबोफ्लेविन, जबकि इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये होता है थायमिन। तो पहला ही हमारा गलत दे रखा है, ठीक है। बात कर लें यहाँ पर विटामिन बी5 की, तो विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, पैंटोथेनिक एसिड होता है। और इसके शरीर में कमी के कारण चर्म रोग और अस्थमा जैसे यहाँ पर रोग हो जाते हैं। तो दूसरा हमारा एकदम सही दे रखा है। विटामिन बी6 की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है, ठीक है। और बात कर लें विटामिन बी9 की, तो विटामिन बी9 का यहाँ पर नाम क्या दे रखा है, नियासिन दे रखा है, जबकि फॉलिक एसिड होता है इसका नाम, ठीक है। क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। तो ये फॉलिक एसिड हो जाएगा विटामिन बी9 जो होता है, ठीक है। मतलब चौथा भी हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। चौथा भी गलत है, तो दूसरा और तीसरा सिर्फ सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग किसके अतिस्रवण से हो जाता है, यानी कि किसका अत्यधिक श्रावण होगा तो आपका जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो सोमैटोट्रोपिक, थायरॉक्सिन, पैराथायरॉयड या फिर इंसुलिन, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो इंसुलिन की बात कर लें तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है, आप सभी को बताया, और जो रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात कर लें तो इंसुलिन का यहाँ पर अगर देखा जाए जब अत्यधिक श्रावण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया, और शुद्ध शब्द में अगर हाइपोग्लाइसीमिया को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो शुगर होता है वो क्या होता है, उसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड में जो शुगर होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी। और इंसुलिन की मात्रा जब क्या होगी, घट जाएगी, तब हमें क्या हो जाएगा, तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो अलग से क्या करता है, डायबिटीज़ वाले जो रोगी होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अग्न्याशयी रस के भाग हैं। तो अग्न्याशयी रस रस के कौन से भाग हैं वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा शायद एक उल्टा बता दिया है। यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है उसमें क्या होता है, रक्त शर्करा का स्तर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और रक्त स्तर का जो शर्करा का स्तर कम हो जाएगा तो अति श्रवण की वजह से होता है इंसुलिन का, जब बहुत अधिक श्रावण होता है, ठीक है। और जब जो इसका अगर देखा जाए तो जो ग्लूकोज रक्तता है अगर कम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, लंबी अवधि तक जो है अगर रहेगा, यानी कि अति ग्लूकोज रक्तता जब होगी
तब क्या बोलेंगे उसको, हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे, ठीक है। तो हाइपो और हाइपर 2 होते हैं, दोनों ही याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अग्नाशयी रस के भाग हैं? इरेप्सिन, लैक्टेज, ट्रिप्सिन या फिर एमाइलेज? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन से एंजाइम अग्नाशयी रस के भाग हैं? तो अग्नाशयी रस के भाग कौन-कौन से हैं? तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। तो इनकी बात कर लें तो ये दोनों क्या होते हैं, जो है अग्नाशयी रस के भाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है और धुराग्र संधि मानव कंकाल के किस भाग में उपस्थित होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। धुराग्र संधि आपको बताना है मानव कंकाल के किस भाग में स्थित होती है। गर्दन एवं सिर में कोहनी का जोड़, हाथ और पैर की उंगलियां और प्यूबिस अस्थियों के मध्य में। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसकी बात कर लें धुराग्र संधि की, तो ये गर्दन और सिर में उपस्थित होती हैं। कहाँ पर, गर्दन और सिर में उपस्थित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है और इसका सही जवाब करना है। निम्नलिखित में से कौन से मानव में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कौन से कार्य हैं वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुतलियों का प्रसार, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि, मूत्राशय पेशियों का संकुचन और लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसकी बात कर लें तो इसमें क्या-क्या होता है। तो एक तो यहाँ पर पुतलियों का प्रसार होता है, रक्त में शर्करा के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है और लाल रुधिर जो कणिकाएँ हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि आरबीसी की क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। मूत्राशय पेशियों का संकुचन, तो मूत्राशय पेशियों के संकुचन की बात कर लें तो ये अगर देखा जाए तो इसमें नहीं होता, क्योंकि ये परानुकंपी आपका आ जाएगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, एक परानुकंपी होता है। तो ये परानुकंपी वाले में आ जाएगा मूत्राशय पेशियों का संकुचन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा 1, 2, 4। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण मनुष्य का शरीर नीला पड़ जाता है। इस अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती शरीर में, तो शरीर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का पड़ने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हार्ट मर्मरिंग बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं या फिर हाइपोक्सिया बोलते हैं या एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। इसको अगर देखा जाए तो कभी कभी फेफड़ों द्वारा रक्त को शुद्ध ना कर पाना भी अगर देखा जाए तो एक कारण बनता है, और ये कौन सा रोग बनता है, यानी कि साइनोसिस का यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये साइनोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इस अवस्था को, तो इस अवस्था को साइनोसिस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, मानव हृदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव हृदय के बारे में बताना है आपको। यहाँ पर कौन सा सही दे रखा है, या पायोमेटर नामक झिल्ली से घिरा होता है, मनुष्य का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, पोटेशियम हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए उपयोगी है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसकी अगर बात कर लें तो मनुष्य का या पायोमोटर नामक झिल्ली से घिरा होता है। तो इसकी बात कर लें तो ये पेरिकार्डियम का एक आवरण होता है, ठीक है। किसका आवरण होता है, तो पेरिकार्डियम का एक आवरण आवरण होता है। और यहाँ पर बात कर लें तो पायोमीटर नामक झिल्ली, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और मनुष्य का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। और पोटेशियम हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए उपयोगी है। इस बात की भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, 2 और 3 इसका राइट आंसर बनेगा। और स्वस्थ मनुष्य या वयस्क व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो क्या होता है, 120 और 80 होता है। तो ये लेवल होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सेरोटोनिन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो सेरोटोनिन आपको हार्मोन बताना है, कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, अधिवृक्क, पीनियल, थाइमस और अग्नाशय। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 और 85 का सही जवाब आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर लें
तो ये पीनियल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? तो ये पीनियल ग्लैंड से जो है यहाँ पर सेक्रेशन इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है पीनियल ग्लैंड? तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके ऊपरी भाग में ये अवस्थित होती है, और इसी को ग्रंथि को अगर देखा जाए तो तीसरा नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 84। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और 86 में क्या दे रखा है। तो यहाँ पर कुछ फलों के रंग हैं और वर्णक दे रखे हैं, यानी कि उनका जो रंग होता है वो कौन से वर्णक की वजह से होता है वो आपको बताना है। सेब का लाल रंग किस वजह से होता है? पपीते का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग और टमाटर का लाल रंग, ये सभी किस वजह से होते हैं ये आपको बताना है। तो इनकी बात कर लें, जैसे सेब का लाल रंग की बात कर लें, तो जो सेब का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। पपीते का पीला रंग की बात कर लें, तो पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिकोजैंथिन की वजह से होता है। ठीक है, कैरिकोजैंथिन की वजह से ये होता है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? हल्दी का पीला रंग। ठीक है, तो हल्दी का पीला रंग आपका ये हो जाएगा ज़ैंथोफिल, और टमाटर का जो लाल रंग हो जाएगा वो आपका लाइकोपीन की वजह से हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 हमारा राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 2, 1, 3, 4, और ऑप्शन नंबर बी में ये आपको मिलेगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ठीक है, स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक कौन सा यहाँ पर विटामिन होता है, बताइए। तो अगर आपको अपने जो रात में आपने सपना देखा वो ज़्यादा टाइम तक याद रहे तो कौन सा विटामिन लेना अनिवार्य है? तो इसमें विटामिन जो होता है वो कौन सा होता है? विटामिन B6 होता है। ठीक है, विटामिन B6 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस में होता है? तो हरी सब्जियों और मांस में अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम स्रोत होता है विटामिन B6 का। क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि पिता का रक्त RH+ तथा माता का रक्त RH- है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान के निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, या एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसकी अगर बात कर ले तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है ये गर्भावस्था शिशु में होता है, और इसकी वजह से शिशु की क्या होती है? गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलेरिया रोग का कारक है? तो फाइलेरिया रोग का कारक बताना है आपको। क्या बनेगा? पाउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई, टीनिया सोलियम, बैसिलस पेस्टिस, या फिर ट्राइकोफाइटन। तो कौन सा कारक है यहाँ पर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइलेरिया रोग। तो फाइलेरिया रोग की बात कर लें तो वोउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी वजह से होता है। और इस रोग से जो लसिका वाहिनी है और ग्रंथियाँ वो क्या होती हैं? फूल जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? फूल जाती हैं। और जैसे मलेरिया में अगर देखा जाए तो शुरुआत में ज्वर आता है, यानी कि बुखार आता है। उसी तरह इसमें भी शुरुआत में क्या आता है? बुखार आता है। तो ये किस वजह से होता है? तो वोउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 90 और इसका सही जवाब बताना है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त खनिजों में से कौन सा शरीर की पेशियों के संकुचन में सहायक है? तो शरीर की पेशियों के संकुचन में कौन सा खनिज सहायक है? कैल्शियम, आयरन, या फिर सोडियम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो अगर देखा जाए संपूर्ण शरीर में लगभग 600 पेशियां होती हैं, और इनके संकुचन की जब बात आएगी तो कैल्शियम, आयरन और सोडियम ये तीनों ही जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 और 91 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी 53वें दादा साहब फाल्के
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर 53वें वाला बताना है, ठीक है? 53वें का पूछा गया है। तो 53वें जो मिला था वो क्या किसको मिला था? तो वहीदा रहमान को मिला था। किसको मिला था? वहीदा रहमान को मिला था। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है? क्या बनेगा? डी बन जाएगा। तो डी इसका सही जवाब कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। और इसके पहले अगर देखा जाए तो रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को भी ये मिल चुका है, आशा पारेख को भी इसको मिल चुका है। और यहाँ पर अगर 54वें की बात कर लें तो मिथुन चक्रवर्ती को भी अगर देखा जाए तो जो आपका 54वां है वो जो है मिल चुका है, ठीक है? तो इनका नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में निम्नलिखित में से किस तिथि को पहले अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस के रूप में मनाते हैं वो आपको बताना है, ठीक है? 7 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 17 सितंबर? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इसकी घोषणा की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। और पहली बार अगर मनाने की बात आएगी तो पहली बार ये मनाया गया था कब? 7 सितंबर को, ठीक है? तो 7 सितंबर को ये मनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ी दे रखे हैं और उनको उनके खेल से आपको क्या करना है, मैच करा के देखना है कि कौन सा गलत दे रखा है। तो अखिल स्योरड़, तो अखिल स्योरड़ की बात कर लें तो ये किस खेल से दे रखा है? तो निशानेबाजी से। तो बिल्कुल ये क्या है, एक भारतीय निशानेबाज हैं, ठीक है? और इन्होंने क्या था, अगस्त 2023 में जो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ था ISSF जो भी चैंपियनशिप थी, उसमें 50 मीटर राइफल स्पर्धा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने कोटा हासिल किया था। पहला हमारा सही है। पारुल चौधरी की बात कर लें तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है, ये भी हमारा सही है। अनु रानी अगर देखा है तो भाला फेंक से संबंधित है। किरण बालियान, तो किरण बालियान की बात कर लें तो किरण बालियान कह रहा कुश्ती से संबंधित है, ठीक है? तो ये कुश्ती से नहीं बल्कि शॉर्ट पुट से संबंधित है, ठीक है? ये किस खेल से संबंधित हो? तो ये शॉर्ट पुट जो खेल होता है आपका उससे संबंधित है। तो हमारा डी वाला क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में भूमध्य सागर से उठे तूफान डेनियल ने निम्नलिखित में से किस देश में भारी क्षति पहुंचाई है? तो डेनियल तूफान ने आपको बताना है किस देश में भारी क्षति पहुंचाई है। इथियोपिया में, मिस्र में, सूडान में या फिर लीबिया में? कहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पहुंचाई है क्षति। भूमध्य सागर का ये तूफान था, ठीक है? और इसकी बात कर ले तो इसने लीबिया में यहाँ पर भारी क्षति पहुंचाई है। कहाँ पर? लीबिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेताओं में सम्मिलित हैं? तो 2023 का जो अगस्त में आपका मिला हुआ था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, उसमें आपको बताना है कौन कौन से लोग इसमें चुने गए थे, ठीक है? यूजेनिया लेमोस, रचंद कोरवी, डॉक्टर रवि कन्नन भारत से थे और मेरियम कोरोनल फेरर। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इनमें अगर बात कर लें तो चारों ही लोग ये है जो थे वो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार में सम्मिलित थे। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इसमें चारों सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता था? तो 19वां जो एशियाई खेल हुआ था चीन के होंगजाऊ प्रांत में, उसमें से आपको बताना है कि पहला पदक किसमें आया था। पहला पदक किसमें आया था? तो पहला पदक आया था निशानेबाजी में, ठीक है? किसमें आया था? तो पहला पदक आया था निशानेबाजी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? और कौन कौन इसमें था? तो रुद्रांश पाटिल थे, दिव्यांश थे और ऐश्वर्य प्रताप तोमर थे। तीनों की टीम ने मिलकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ पुस्तकें दे रखी हैं और उनके लेखक दे रखे हैं। द सॉन्ग ऑफ द सेल, द सॉन्ग ऑफ द सेल कह रहा है यहाँ पर सिद्धार्थ मुखर्जी की पुस्तक है। तो बिल्कुल ये किसकी पुस्तक थी? तो ये सिद्धार्थ मुखर्जी की ही पुस्तक थी। वेस्टर्न लैंड कह रहा है चेतना मारू की है, बिल्कुल सही दे रखा है। और वी आल्सो मेक पॉलिसी एससी गर्ग की पुस्तक है, ये भी हमारा सही दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पर द इंडिया वे, द इंडिया वे कह रहा है शशि थरूर की पुस्तक है। तो द इंडिया वे शशि थरूर की पुस्तक नहीं है, बल्कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी पुस्तक है। ठीक है। किसकी है? तो डॉक्टर एस जयशंकर की ये पुस्तक है। तो इसको याद रखना है। ठीक है। इसको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये हमारे विदेश मंत्री जी की पुस्तक है, डॉक्टर एस जयशंकर। क्लियर है? राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी वाला राइट आंसर बनेगा, क्योंकि गलत हमारा पूछा है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के निम्नलिखित में से किस फिल्म को भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया था? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। गोदावरी, 2018 एवरीवन इज अ हीरो और द कश्मीर फाइल्स। तो किसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर पुरस्कारों के लिए दिए गए ऑप्शंस में से? वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है। 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इसकी अगर देखा जाए तो इसकी आधिकारिक प्रविष्टि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट टेस्ट। तो ट्रूनेट टेस्ट निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस संक्रमण की पहचान में उपयोगी है? कोविड, स्वाइन फ्लू, निपाह या फिर हेपेटाइटिस? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। ट्रूनेट परीक्षण। तो ट्रूनेट परीक्षण की बात कर लें तो ये गोवा में स्थित जो एक कंपनी है मोल बायो डायग्नोस्टिक, और बेंगलुरु में स्थित है जो अनुसंधान और डेवलपमेंट विंग, इनके द्वारा विकसित एक रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो कि आपका निपाह वायरस के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना कौन सा सही दे रखा है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट, तो इसकी अगर बात कर लें तो कह रहा है कि इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा दे रखा है इसमें वर्ष 2050 तक देश की जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों की भागीदारी 45% होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसकी बात कर लें, कह रहा है कि ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो इंडिया जो एजिंग रिपोर्ट है वो नीति आयोग जारी नहीं करता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज अगर देखा जाए तो इसको जारी करता है। तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर लें तो इसमें जो वर्ष 2050 तक बात करने कह रहा है कि देश की जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों की भागीदारी 45% होने का अनुमान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2050 तक जो भारत की कुल जनसंख्या में बुजुर्गों की आबादी है, ठीक है, वो 20.8, ठीक है, कितना? 20.8% जो है होने का अनुमान है। यानी कि अगर ऐसे नंबर्स में बोलेंगे तो 34.7 करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है। तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है। तो इस तरह हमारा अगर देखा जाए तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।